हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य इतना आसान नहीं होता है बच्चों। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा पूरा आशीर्वाद है आप सबको कि आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपना जीवन को खुशहाल बनाएं। इसके लिए जो है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई का तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको अपने समाज, अपने देश में परिवर्तन लाने के योग्य बना सकता है और अपनी समस्याओं से लड़ने में भी आपको काफ़ी मदद करता है। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मेरा इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बच्चों बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। मैं उसके लिए प्रयास करूँगा, मैं उसी तरह का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो आइए देखते, पिछले वीडियो में बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, ये लेक्चर 4 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है और गॉस थ्योरम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है और जो बोर्ड का कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे और जो कंपटीशन है जेई नीट का जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब तक आप इसको पूरी तरह से नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड हर साल जो है सवाल पूछा जाता है, जेई में, नेट में, एडवांस में। तो बच्चों, पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, और ये होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के बारे में आप सब जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। किसी एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, जैसे कोई ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। ये अगर एरिया डीएस है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ये जो डीएस, जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होता है। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ये ओपन सरफेस है बच्चों। ओपन सरफेस में आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों तरफ ले सकते हैं, है ना। जैसे ये ओपन सरफेस है तो आप एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हम लोग कैसे लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड नहीं लेते हैं। जैसे अगर क्लोज सरफेस है, इस तरह से कोई स्फीयर है, तो जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों ये बाहर की तरफ होगा, ऐसे इस तरह से होगा। ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा ds।
अब ये जो सरफेस है यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट का इसके परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर अगर क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें हम लोग आउटवर्ड लेते हैं। एरिया वेक्टर लेने के लिए अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, अगर आपका क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कहीं पे एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, इस तरह से उसमें एक एरिया दे दिया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि एरिया ये आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कीजिए। जैसे एक्स वाई जेड, तो हम जानते हैं बच्चों ये जो डायरेक्शन होता है ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है। अब अगर एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि इसमें आपका एरिया दिया हुआ है, इस प्लेन में आपका एरिया दिया हुआ है ऐसे। अगर एक्स जेड प्लेन है तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो एरिया है इस प्लेन में दिया हुआ है। वाई जेड प्लेन है तो इसका मतलब है कि आपका एरिया इस प्लेन में दिया हुआ है, इस तरह से। तो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर एरिया दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? हम लोग अगर ऐसे डायरेक्शन लेंगे, इस डायरेक्शन में इसका एरिया मान लेते हैं ए, ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं बी, इसका एरिया मान लेते हैं सी। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, जेड के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? ए के कैप। इसका जो एरिया वेक्टर हो गया बच्चों इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ए के कैप। इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं एरिया वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे? बी आई कैप। अगर इसका एरिया वेक्टर लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सी जे कैप। तो इस तरह से बहुत सारा सवाल आता है, इसमें आपको इस प्लेन में दे देगा एरिया, इस प्लेन में एरिया दे देगा, या इस प्लेन में एरिया दे देगा। तो एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसे इस तरह से लिखेंगे, एक के कैप, बी आई कैप, सी जे कैप, यानी एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया। फिर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ई नॉट एक्स आई कैप, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी इधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर आपको दे दिया ई इक्वल टू ई नॉट वाई जे कैप, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्स के अलोंग है। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ये फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो ये क्लोज सरफेस हो गया, ई डॉट डी एस, इसका प्रयोग करते हैं।
फिर फाई इक्वल टू ई डॉट ए, इसका ही प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार। और जो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम होता है ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम हो गया। गॉस थ्योरम में मैंने बताया था बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम क्या है, किसी कर्व्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो और एप्सिलॉन नॉट, इसका रेशियो होता है ना, आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेट चार्ज है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। बट क्लोज्ड सरफेस के बाहर जो चार्ज है उसका यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जो आवेश है उस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो आउटसाइड जो चार्ज है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। जो इनसाइड चार्ज है सिर्फ उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे चार्ज के कारण होता है, चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आपका फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन में हम लोग कैसे करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया इस तरह से दिया हुआ है, ये एरिया ए हो गया। तो एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा ए। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, हो गया ई ए कॉस 0 डिग्री यानी ई ए हो गया। तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का अगर सेम डायरेक्शन है तो वहाँ पर फ्लक्स जो होता है ये होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये आउटसाइड हो गया, आउटसाइड फ्लक्स बाहर की तरफ है ना, यानी इसको आउटगोइंग फ्लक्स भी बोलेंगे। दूसरी स्थिति है कि अगर ये एरिया फील्ड के अलोंग हो, इस तरह से हो, ऐसे हो, तो एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एरिया हो गया, इसका एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री, ए इंटू 0 इक्वल टू 0। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसका फ्लक्स क्या हो गया, 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इससे होकर के इस प्लेन, ये सरफेस से होकर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर रहा है, कोई भी लाइन ऑफ फोर्स इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जब तक लाइन ऑफ फोर्स इसको क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स के लिए लाइन ऑफ फोर्स उसको क्रॉस करना चाहिए, पास करना चाहिए, उस एरिया से हो करके पास करना चाहिए। बट यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर रहा है, या तो इसके ऊपर से निकल जा रहा है या फिर इसके नीचे से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और तीसरी स्थिति क्या है कि अगर आपका एरिया वेक्टर जो है उल्टा अगर बन जाता है, मान लेते हैं हम ऐसे बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया वेक्टर हम इधर लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, यानी ई ए माइनस ई ए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों, गॉस थ्योरम जो होता है ये क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। क्लोज सरफेस में एक हम लोग यूज करते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो होता है वो हम लोग ऐसा सरफेस चूज करते हैं जो सिमेट्रिकल हो। जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो जो गॉसियन सरफेस हम लोग यूज करेंगे वो एक स्फीयर को यूज करेंगे ऐसे, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो ऐसे जो सरफेस हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो अगर ये कोई स्फीयर है, ये गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। अब इस आवेश को हम कहीं पर भी रख दें इसके अंदर, मान लेते हैं आवेश को हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से ये जो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास करेगा, हम यहाँ पर भी रख देंगे तो जितना लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से होकर के पास कर रहा है उतना ही लाइन ऑफ फोर्स इससे भी होकर के पास करेगा। इसलिए इसका भी जो फ्लक्स हो जाएगा वो Q/ε0 हो जाएगा। तो जो गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ जो है बच्चों, वो क्लोज्ड होना चाहिए, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका शेप कैसा है। अगर हम इस तरह का भी शेप ले लेते हैं और कहीं पे आवेश को रख देते हैं तो इसका भी जो फ्लक्स होगा वो भी Q/ε0 होगा। तो ये क्लोज्ड होना चाहिए, शेप से इस थ्योरम को कोई मतलब नहीं है। शेप चाहे जैसा भी हो, आवेश जो है बंद होना चाहिए, उसके अंदर क्लोज्ड होना चाहिए।
इसी तरह से अगर यहाँ पे देखते हैं, ये आवेश Q है, 2Q है, -2Q है, और यहाँ पे आवेश बाहर में आपका 3Q है। तो इस सरफेस से, इस क्लोज्ड सरफेस होकर के फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो इसके अंदर जो क्लोज्ड सरफेस है, इनक्लोज्ड है इसके अंदर, वो हो जाएगा क्या? Q - 2Q + 2Q और बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चे हो गया Q/ε0। इस आवेश को हमको नहीं लेना है क्योंकि ये आउटसाइड है, बाहर है। इसके कारण जो इस पर फ्लक्स बनेगा वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर आवेश यहाँ पे लेंगे तो इससे जो लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा ऐसे, तो जितना लाइन ऑफ फोर्स इसको इंटर कर रहा है उतना ही लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है। तो जो यहाँ पे इंटर कर रहा है, इनकमिंग, मतलब क्या हो गया? इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा। इसका डायरेक्शन ऐसे लेंगे और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा 3Q/ε0 -3Q/ε0, और यहाँ आउट गोइंग फ्लक्स हो जाएगा +3Q/ε0। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स इक्वल टू 3Q/ε0 -3Q/ε0 इक्वल टू 0। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और आवेश उसके बाहर है, चार्ज उसके बाहर है, तो उससे हो करके जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है 0। इसीलिए इसके बाहर जो चार्ज है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। गॉस थ्योरम में हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। बच्चों कुछ अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ये हेमिस्फीयर है, और आवेश यहाँ पे रखा हुआ है Q आवेश। अब इस कर्व सरफेस एरिया से, इस जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे आवेश रखा हुआ है Q आवेश। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक सिमेट्री बनाएंगे ऐसे। अब ये मिडिल में हो गया, बीच में हो गया, तो इस पूरे स्फीयर से हो करके फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/ε0। अब इसको दो पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी ये जो चार्ज है, इससे ये वाला जो लाइन है बच्चों, इस लाइन से आधा लाइन ऑफ फोर्स इधर पास करेगा, हाफ लाइन ऑफ फोर्स इधर पास करेगा। इसलिए हाफ फ्लक्स इधर हो जाएगा, हाफ फ्लक्स ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से होकर के जो फ्लक्स होगा वो Q/2ε0 हो जाएगा। दूसरा,
जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताना है इसे कर्व सरफेस से होकर, इस कर्व सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बताइए, ये इनकमिंग फ्लक्स है, जितना फ्लक्स इसमें एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा। तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों सेम होगा, बट ये नेगेटिव होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पे जो एरिया बनेगा बच्चों इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर दिया हुआ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फिर इस कर्व सरफेस से हमको फ्लक्स बताना है। तो जितना लाइन ऑफ फोर्स इस कर्व सरफेस से पास करेगा उतना ही लाइन ऑफ फोर्स इस प्लेन सरफेस से पास करेगा, उतना ही लाइन ऑफ फोर्स जो है ये प्लेन सरफेस से पास करेगा। तो इसका जितना फ्लक्स होगा बच्चों उतना ही इसका फ्लक्स हो जाएगा ना। तो अगर हम इसका रेडियस मान लेते हैं r, तो ये जो प्लेन सरफेस है इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई p। प्लेन सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E, हो जाएगा E और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो ये प्लेन सरफेस से होकर के ये फ्लक्स निकल गया E पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये सर्किल है, इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो जितना ये फ्लक्स होगा इसका, तो ये इनकमिंग फ्लक्स हो गया, ये आउटगोइंग फ्लक्स हो गया। तो जितना लाइन ऑफ फोर्स इससे पास करो उतना ही लाइन ऑफ फोर्स इससे पास करेगा बच्चों। अब ये चूंकि क्लोज्ड सरफेस है तो इसका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो कर्व सरफेस है इसका फ्लक्स मान लेते हैं ये फाई सी है और फिर इसका फ्लक्स फाई पी, जो नेट फ्लक्स हो गया वो हो गया 0। तो फाई सी माइनस ई पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो फाई सी इक्वल टू हो जाएगा ई पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो ये जो कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस से हो करके जो फ्लक्स है बच्चों हो जाएगा ई पाई r स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे ये सेमी स्फेरिकल दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे इस तरह से अगर दिया हुआ रहे, ये अगर कोनिकल सरफेस दिया हुआ है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, तो इसका भी फ्लक्स बच्चों उतना ही हो जाएगा, Q/2ε0। इसका भी फ्लक्स उतना ही हो जाएगा सेम। फिर अगर और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रेडियस है r। बताना है इसका फ्लक्स कितना होगा, इस कोनिकल सरफेस से होकर के फ्लक्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे आवेश रखा हुआ Q, इसमें आवेश नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, इसका रेडियस दिया हुआ r। तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहाँ से जब हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इस एरिया से होकर के जितना फ्लक्स पास करेगा वही इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा। तो इसका एरिया हम लोग निकालते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका हाइट मान लेते हैं h है, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 h इंटू 2r, 2 कैंसिल हो गया HR। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा EHR। तो बच्चों इस तरह से ये कुछ सेफ है जिससे होकर के फ्लक्स हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब दिया हुआ है ये एक क्यूब है, क्यूब के अंदर बीच में कहीं पर भी अगर आवेश दिया हुआ है Q, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा Q/ε0। इसके अंदर अगर आवेश कहीं पर दिया हुआ है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा Q/ε0। क्योंकि ये बंद है, क्लोज्ड है, इसके अंदर चार्ज दिया हुआ Q, तो गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू Q/ε0 हो गया। ये क्यूब दिया हुआ है, आवेश को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, किसी कॉर्नर पे रख देते हैं इस तरह से। तो ये बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे जो क्लोज्ड सरफेस है इससे होकर के फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, आवेश को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो जो लाइन ऑफ फोर्स जो पास करेगा इस तरह से, आप देखिए ये जो लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है इसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर ऐसे होगा,
ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया। अब जब परपेंडिकुलर है तो इससे होकर जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पर भी उसको देख सकते हैं उस तरह से कि ये जो है इस प्लेन में है, ये जो चार्ज है इस प्लेन में है, तो इससे जो लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा, तो ये और एरिया वेक्टर हम लोग इधर लेंगे आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर और ये जो लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा और एरिया वेक्टर, ये जो सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इससे हो करके जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से होकर के भी जो फ्लक्स हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है अंदर की तरफ, इससे होकर भी जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इस लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो उस स्थिति में तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इसके अंदर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये तीनों सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों अब बच गया ये वाला ये सरफेस और एक इधर वाला सरफेस, एक इधर वाला सरफेस, नीचे जो सरफेस बना हुआ ये वाला। तो बच्चों इससे जो लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा ये सरफेस को क्रॉस करेगा, यानी फ्लक्स जो बनेगा ये 3 सरफेस से बनेगा फ्लक्स आपका, है ना। तो ये जो 3 सरफेस से फ्लक्स बनेगा, तो मान लेते हैं ये जो फ्लक्स बन रहा है बच्चों इससे, ये हो गया फाई, इस सरफेस से जो फ्लक्स बन रहा है वो हो गया फाई, और ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इससे भी फ्लक्स बन रहा है फाई, क्योंकि ये इसका एरिया, तीनों का एरिया समान है। ये क्या है, ये क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब है। तो इधर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, आप देखिए ये वाला सरफेस, ये सरफेस, उसके बाद ये वाला सरफेस और उसके बाद ये वाला सरफेस, ये तीनों सरफेस का एरिया समान है, तो फ्लक्स भी तीनों का समान होगा। तो 5 + 5 + 5, और ये जो तीनों सरफेस से होकर के फ्लक्स क्या, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0। तो यहाँ हो जाएगा 3 ∅ = Q/ε0। तो ∅ हो गया Q (3ε0). बट बच्चों ये जो आवेश है, सॉरी यहाँ आवेश, ये आवेश हो जाएगा Q/8, Q/8, क्योंकि यहाँ पे जो हम आवेश रखते हैं तो ये आवेश का Q/8 पार्ट जो है इसके अंदर होगा, इस क्यूब के अंदर होगा। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा
ठीक है, जब किसी पार्टिकल्स को जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो Q/8 पार्ट जो है इसके अंदर है, तो आवेश यहाँ पर लेंगे Q/8 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो है ये हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये 3 सरफेस में एक सरफेस से हो करके जो आपका फ्लक्स बनेगा हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। इसमें ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये एक रिंग है, और इस रिंग पे आवेश दिया हुआ है। इसका जितना एरिया रेडियस है बच्चों उतना ही रेडियस इसका है, दोनों का रेडियस सेम है। ये सेंटर हो गया और ये स्फीयर का सेंटर हो गया। अब बताना है इस स्फीयर से होकर के फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों इस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस तरह से, क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। तो ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, और यहाँ से इसका रेडियस ये हो गया। तो ये ट्रायंगल बन गया। ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से जो यहाँ तक ये जो पार्ट है ये 3 इक्वल पार्ट में बट गया। यानी ये जो रिंग है इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं इस तरह से। तो ये जो एंगल बनता है 120 डिग्री का बनता है, 120 डिग्री। यानी ये पूरा आवेश आपका 3 भाग में बट गया, Q/3 Q/3 Q/3। तो इसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना हो गया, इनक्लोज्ड चार्ज हो गया बच्चों Q/3। तो अब हम आसानी से फ्लक्स लिख लेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है Q in/ε0। ये हो जाएगा
Q/3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q/3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो टोटल चार्ज है उसका तीसरा भाग ये वाला हो जाएगा। तो टोटल चार्ज यहाँ पे Q है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो आपका हो जाएगा Q/3। तो यहाँ पे हम लोग Q/3 लिख देंगे बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q/3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस स्फीयर से हो करके जो फ्लक्स बन गया वो Q/3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। बच्चों एक सवाल है इसमें, ये 2021 का क्वेश्चन है, जेईई 2021 में आया था। अभी हम बता रहे थे ना, ये जेड वाई प्लेन में एक एरिया दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.4 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2/5 E0 I प्लस 3/5 E0 J। E0 का वैल्यू दिया हुआ 4.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया पैरेलल टू YZ प्लेन। अब ये जो YZ प्लेन में ये रखा हुआ एरिया, इसका एरिया आपको दे दिया 0.4 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 2/5 E0 I कैप प्लस 3/5 E0 J कैप। बच्चों यहाँ पे इससे होकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.4 ये होता है आई, ये आई कैप हो गया। तो आपका एरिया वेक्टर इतना हो गया 0.4। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है। अब हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू हो गया E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2/5 E0 I कैप प्लस 3/5 E0 Z कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट है 0.4 I कैप। अब वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I का वैल्यू 1 होता है। I डॉट I इक्वल टू
1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, ये होता है। और अगर आई जे है तो इसका वैल्यू 0 होता है, यानी अगर डिफरेंट हो गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई डॉट आई हो गया, तो हो जाएगा 2/5 ई नॉट, इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 3/5 ई नॉट, यहाँ आई जे आई हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों ये हो गया 2/5 0.4 इंटू 0.4 ई नॉट, यहाँ भी हो जाएगा 0.4। तो ये तो आपका 0 हो गया, ख़त्म हो गया ये। तो यहाँ पे आपका हो गया 0.4 इंटू, और ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है 4.0 इंटू 10⁻3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 2/5 इंटू 4/10 इंटू 4 इंटू 10⁻, ये 10⁻², ये 5 2 जा, देखो 16 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुने 10⁻²। 4/10, यहाँ हो गया 4, 10⁻3 1 10, 5 दूनी 10, 16 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 गुने 10⁻², और ये बटा में 10, तो हो गया 640। 640 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब।
बच्चों ये भी 2021 का एक सवाल है। इसमें जो है यहाँ पे ये ओरिजिन पे आवेश को रखा हुआ है और ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन से आपको फ्लक्स निकालना है। इस शेडेड रीजन से फ्लक्स निकालना है। तो अभी जो है हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी क्यूब के किसी कॉर्नर पे अगर आवेश रखा हुआ है तो इस एक सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो Q/24 होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, सेम सिचुएशन है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे आवेश रखा हुआ है तो इस सरफेस में जो इस प्लेन में ये आवेश है, इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इस प्लेन में आवेश है, इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और इस प्लेन में भी आवेश है, इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो आपका ये और ये इधर वाला ये प्लेन आपका बच जाता है। ये 3 प्लेन है। अब तीनों का एरिया समान है तो किसी भी एक प्लेन से जो फ्लक्स होगा वो Q/24 हो जाएगा। किसी भी एक प्लेन से, या तो इस प्लेन से या फिर इस प्लेन से और इस प्लेन से, यानी तीनों प्लेन से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/24 अब बच्चों ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है तो इसका आधा पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। और तो इसका हाफ, इससे जो फ्लक्स हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा और इससे जो फ्लक्स होगा इसका हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब फ्लक्स हो जाएगा इस फ्लक्स का हाफ हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1/2। और फिर ये भी है, इससे भी फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/2 Q/24 तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये Q/48 इक्वल टू हो जाएगा Q/24। तो ये जो शेडेड रीजन है बच्चों, शेडेड जो सरफेस है, इससे होकर के फ्लक्स Q/24 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे ये जो सरफेस है, इस सरफेस से होकर के फ्लक्स कितना होगा आपका Q/24। फिर ये हाफ हो गया, यानी फ्लक्स आधा हो गया तो Q/24 का हाफ, इसमें भी फ्लक्स आधा हो गया तो 1/2 इंटू Q/24। अब दोनों का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/24। ये भी आपका 21 का क्वेश्चन है।
बच्चों एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, चार्ज्ड वायर है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये लैम्डा। pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r। ये एक स्फेरिकल शेल है जिसको ये पास कर रहा है, इसको छेद करते हुए बाहर की ओर जा रहा है। The arc PQ subtends an angle 120 degree at the center of the sphere, spherical shell। ये वाला जो पार्ट है वायर का, ये सेंटर पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सेल। तो सेल से होकर के फ्लक्स बताना है। तो बच्चों ये जो है क्लोज्ड सरफेस है, एक सेल है क्लोज सरफेस। अब जब भी क्लोज्ड सरफेस हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर हमको ये पता चल गया कि किसी क्लोज्ड सरफेस में चार्ज कितना है तो हम आसानी से फ्लक्स निकाल सकते हैं, सिर्फ चार्ज पता करने पर देरी है। तो हम लोग ये पता करते हैं कि ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट में ये जो वायर है, इस वायर का इस पार्ट में कितना चार्ज है, बस इसी को पता करना है। तो ये 120 डिग्री है, ये सेंटर है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये मान लेते हैं ए बी सी। अब ए बी निकालना, ए बी पार्ट सबसे पहले इसका लंबाई निकाल लेंगे ए बी। तो ए बी निकालने के लिए बच्चों ये जो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू, और रेडियस दिया हुआ है आर। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए ओ, ए सी बाई ए ओ। तो ए सी इक्वल टू हो गया ए ओ साइन 60 डिग्री। ए ओ का वैल्यू हो गया आर, क्योंकि ये रेडियस है। साइन 60 हो गया √3/2। तो ये आपका हो गया √3/2 आर। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2AC। तो 2 इंटू √3/2 आर, 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया आपका √3 आर। तो चार्ज कितना हो जाएगा, अब ये लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो जाएगा लैम्डा और लेंथ कितना हो गया √3 आर। तो इतना चार्ज बच्चों इस स्फीयर में इनक्लोज है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/ε0, यानी ये लैम्डा √3r/ε0। ये आपका फ्लक्स निकल गया। तो बच्चों आपने देखा कि फ्लक्स और
गॉस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग फ्लक्स को किस तरह से निकालते हैं, उसका क्या कुछ तरीका है, कुछ टेक्निक है। अगले वीडियो में भी और डिटेल हम लोग इसके बारे में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम लोग फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।